नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कन्हैया हत्याकांड के गवाह का ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जयपुर के सीनियर न्यूरोसर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले जयपुर से सीनियर डॉक्टर्स की टीम उदयपुर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया। तो आपको बता दें कि मनीष अग्रवाल और रश्मि कटारिया दोनों डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं। उदयपुर पहुंच करके उन्होंने गवाह राजकुमार का ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें कि राजकुमार की अचानक से तबीयत बिगड़ी थी। ब्रेन हैमरेज के बाद अस्पताल में इसे भर्ती किया गया। राजकुमार की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत अधिकारियों से बात की, फोन पर जिला कलेक्टर से भी बात की और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर के निर्देश दिए। इसके बाद एक्टिव हुई ब्यूरोक्रेसी और एसएमएस अस्पताल से सीनियर न्यूरोसर्जन की एक टीम उदयपुर पहुंची। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर के इस टीम को उदयपुर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि कम से कम समय में यह टीम उदयपुर पहुंची, ऑपरेशन शुरू किया गया। यही बात बताना चाह रही हूँ, अपनी आप बीती कहना चाहती हूँ सर कि 3 महीने से मेरे हस्बैंड मतलब ये जो कांड हुआ उसके बाद से इस तरह से सदमे में आ गए थे सर। उस बंदे को कभी किसी चीज़ की बीमारी है ना, आप समझ लो कि एक सिर दर्द भी नहीं हुआ और वो आज वो इस कंडीशन में पहुंच गए कि 3 महीने के अंदर उनको इतना मानसिक तनाव हुआ कि उनको ब्रेन हेमरेज तक हो गया और आज वो आईसीयू की बार में है और उनका ऑपरेशन चल रहा है सर। तो इस दबाव सर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा तो मिली थी हमको, पुलिस सुरक्षा तो अच्छी खासी मिली हुई है और खाली सुरक्षा से ही पेट नहीं भराता है, हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ कुछ रही होगी। सरकार ने उनको अपना चलो चश्मदीद गवाह बनाया, उससे पहले वो एक पिता भी है और एक पति भी है सर। तो आज वो एक खाली गवाह बन के रह गए और एक पिता और पति नहीं बन पाए अच्छे से, क्योंकि 6 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी थी सर। वो अंदर के अंदर घुट रहे थे, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। जो आदमी सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक काम करने वाला था। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उदयपुर से कपिल शिमाली फोन लाइन पर मौजूद है। कपिल, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, जयपुर से जो 2 डॉक्टर्स की टीम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उदयपुर भेजी थी, 9:39 पर ये जो टीम के मेंबर हैं, दोनों डॉक्टर, इसमें डॉक्टर मनीष अग्रवाल और राशिम कटारिया शामिल है। दोनों डॉक्टर्स एमबी चिकित्सालय पहुंच चुके हैं और इस समय वो एसएसबी यूनिट के अंदर 5th फ्लोर पर जो न्यूरो आईसीयू बना हुआ है, जहां पर ऑपरेशन थिएटर है, वहां पर डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं और जो राजकुमार शर्मा है उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि वो बेहद गंभीर अवस्था में है। ब्रेन हेमरेज 1 तारीख को हुआ था और उसके बाद में लगातार स्थिति बिगड़ती गई और अब जब स्थिति लगातार कंट्रोल से बाहर हो रही थी तो इसकी सूचना राज्य सरकार को दी गई थी। राज्य मुख्यमंत्री ने तुरंत इसमें एक्शन लिया, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं और तुरंत जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से 2 सीनियर डॉक्टर्स को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उदयपुर रवाना किया था। वो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस समय हॉस्पिटल में उदयपुर के संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसपी, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी लोग न्यूरो आईसीयू के अंदर मौजूद हैं। जो राजकुमार शर्मा, उनके परिवार के लोग भी मौजूद है, क्योंकि ये बेहद आप देखिए कि महत्वपूर्ण मसला हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की जिंदगी बचाना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कन्हैयालाल हत्याकांड, जो कि बेहद निर्मम तरीके से, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कपिल। हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गरबा मंडल में शराबियों का उत्पात यहां पर देखने को मिला है। देराठू गांव में मेले में युवाओं ने उत्पात मचाया है। पंडाल में तोड़फोड़ की सूचना भी है। डीजे पर नाचने की बात को लेकर दरअसल आपस में विवाद हुआ और विवाद के चलते जमकर लात घूसे यहां पर चले हैं। तो आए गरबा खेलने थे, लेकिन इसके बाद हंगामा इतना हुआ कि यहां पर लात घूसे चले। विवाद के चलते आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट की गई है। जानकारी के मुताबिक इस गरबा मंडल में कुछ शराबी घुस आए थे और इसी के चलते पूरा विवाद हुआ। देराठू गांव में मेले में युवाओं ने उत्पात मचाया है। बड़ी खबर है, अजमेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देराठू से जहां पर मेला लगा हुआ था नवरात्रि का, और इसी दौरान कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में एक स्कूली बच्ची का अपहरण करने का प्रयास करने का मामला सामने आया। खास बात यह है कि 11 साल की बच्ची ने बदमाशों का मुकाबला किया और एक बदमाश के हाथ पर काट लिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले और अपहरण करने में कामयाब नहीं हो पाए।
घटना एक दिन पहले की है, जहां बच्ची गांधी जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडेला पुलिस सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है। विद्यालय खंडेला के प्रिंसिपल अंबिका पारिक जी और ग्रामवासी और स्टाफ के आदमी करीब 1:30 बजे थाने खंडेला पर आकर के सूचना दी थी। हमारे विद्यालय में आज एक बच्ची को 2 मोटरसाइकिल सवार जो मुँह पे काले पट्टे बांधे हुए थे और वो अपहरण का प्रयास किया गया। उक्त सूचना पर मैं तुरंत जाब्ता लेकर के और विद्यालय में आया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और अभी इस संबंध में खुद स्वयं प्रिंसिपल द्वारा एक रिपोर्ट पेश की है, जिसको अभियोग पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नागौर के गोटन थाना इलाके के लांबा जाटन गांव में एक दलित परिवार के साथ दबंगों की ओर से मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पर पति पत्नी और उनके बेटे के साथ बर्बरता से मारपीट की गई। इस पूरे मामले को लेकर के एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग मारपीट के बाद जमीन पर कराह रहे हैं। इस वायरल वीडियो में तीनों दर्द से बुरी तरह से कराह रहे थे। फिलहाल तीनों का गोटन के अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में पीड़ित पक्ष ने गोटन थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से ही वाल्मीकि समाज के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और लोगों की तरफ से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। अगली खबर चूरू से, जहां पर सादुलपुर के सांखण ताल में शराब माफियाओं का आतंक देखने को मिला। यहां पर बदमाशों ने बिना नंबर की गाड़ी से स्टंट करते हुए कार को गांव में घुमाया, जिससे 2 महिलाओं समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं एक जने की मौत भी हुई है। इस मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राजगढ़ से झुंझुनू जाने वाले सड़क मार्ग को जाम कर दिया, धरना दिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक को मुआवजे की मांग की। मृतक इकलौता कमाने वाला था, इसीलिए ग्रामीणों ने इसे मुआवजा देने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। धरना इस बात का है, गुलाब सिंह सनोफ दयालाराम कोठरी, उम्र लगभग 38 वर्ष से अपने खेत से आ रहा था। 3 सवारे अनियंत्रित गाड़ी चला रहे थे। घंटे भर से तो पूरे गांव में एक लड़की के भी थोड़ी चोट पहुंची है। इधर एक हरिजन के घर के सामने खड़ा होकर के उनको गाली गलौज किया है। 2 लेडीज भर्ती हैं, मतलब मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने अनियंत्रित इस तरीके से गाड़ी चला रहे थे और उनके टक्कर मारी। एट स्पॉट गुलाब की मृत्यु हो गई। तो वहीं प्रदेश में अब अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। केंद्र की योजना के तहत की जा रही इस तैयारी का काम सितंबर से शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये डेटा तैयार होने के बाद महज 90 सेकंड में किसी भी अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड पता चल जाएगा। किसी भी अपराधी का आपराधिक इतिहास चंद सेकंड में मिल जाए, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस बनाने के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से चुनिंदा डीसीपी ऑफिस और फिर थानों को डिजिटल स्कैनर मशीनें और तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके जरिए पुलिस थानों में गिरफ्तार बदमाशों के फिंगरप्रिंट, उनकी फोटो और अन्य आपराधिक जानकारियों को स्कैनर के जरिए डिजिटल रूप से सेव कर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। अपराधियों के डेटाबेस में हर अपराधी का फिंगरप्रिंट, हथेली के स्कैन से लेकर उसकी क्राइम फाइल भी बनाई जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि उसका इतिहास कैसा है। डेटाबेस से फ़ायदा ये होगा कि जब कोई घटना होती है और पुलिस के द्वारा कोई चांस प्रिंट पाए जाते हैं, तो उसके मिलान के लिए डेटाबेस के अंदर जब वो चांस प्रिंट डाला जाएगा, तो जो गिरफ्तारशुदा अपराधी हैं, जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी हैं, उनकी पहचान किया जाना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, जो अब प्रदेश लेवल पर लागू होने वाला है। आपको बता दें, पहले बदमाशों के फिंगरप्रिंट कागजों पर लिए जाते थे, जिसकी वजह से उसका मिलान आसान नहीं था, लेकिन अब ये कवायद 1.5 से 2 मिनट में महज 1 क्लिक में पूरी हो जाएगी। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं राजस्थान के लोगों को अब बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए
दूसरे राज्यों में नहीं भटकना पड़ेगा। अब वे उदयपुर के अनंता अस्पताल के अनंता कैंसर सेंटर में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस अस्पताल में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल रहा। अनंता अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को जयपुर और अहमदाबाद के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जनता के लिए भी बहुत अचीवमेंट की बात है और आने वाले पेशेंट्स जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनके भी विकास के लिए बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा। हम इस पर अपनी पूरी वर्किंग कर रहे हैं, हम अपना उस पर पूरा रिसर्च और कर रहे हैं कि हम आने वाले पेशेंट्स को और कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, उस पर हमारा पूरा फोकस। तो वहीं शिक्षा किसी भी देश और समाज के विकास का आधार होती है। आज भी कई बच्चे गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित हैं। उदयपुर का नीम फाउंडेशन शिक्षा से वंचित बच्चों की मदद कर रहा है। फाउंडेशन के संस्थापक रोशनी बारोट ने उदयपुर के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाड़ाफला में पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाई का सामान वितरित किया। बच्चों को कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर देकर के उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर संस्था प्रधान प्रदीप नागदा, शिवलाल पारगी, पुष्पराज सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे और यहां कन्या पूजन के बाद प्रसाद भी बांटा गया। साथ ही डांडिया रास का भी आयोजन किया गया। फाउंडेशन की ओर से रोशनी बारोट ने कहा कि उनका मकसद है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। वहीं राजधानी जयपुर में वन्यजीव सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रमों को मनाए जाने का दौर जारी है। वन्यजीव सप्ताह के तहत राजधानी जयपुर के हाथीगांव में वन्यजीव संरक्षण का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज छात्रों और वेटनरी छात्रों को मुफ्त में एंट्री दी गई। यहां पर छात्रों को हाथी और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान हाथी संरक्षण के लिए एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। तो इस मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में वन्यजीव सप्ताह को बहुत ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस बार वन्यजीव सप्ताह पर जो खास प्रोग्राम किया गया है वो हाथियों के साथ में इंटरेक्शन है। हमारे राजस्थान के जो पशु चिकित्सक हैं भावी उनका और तमाम जो राजस्थान के कॉलेज के छात्र हैं, स्कूल के छात्र हैं, उनको आज हाथी गांव में विजिट कराया जा रहा है। बाकायदा हाथियों के साथ में एक अवेयरनेस रैली निकाली जा रही है ताकि वन्यजीव संरक्षण का मैसेज दिया जा सके। तमाम टीम है हाथी संरक्षण और हाथी गांव में किस तरह से पर्यटन और संरक्षण को साथ में जोड़ करके आगे बढ़ाया जा सकता है। कहाँ से आप आए? हम अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन से आए हैं। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन को और कैसे क्या मैसेज देंगे वन्यजीव सप्ताह? कंजर्वेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है इधर, बाकी अच्छी हाउसिंग स्पेस मेंटेन करी गई है इधर, बाकी अच्छा लगा इधर आके। जी, आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से, अपोलो वेटरनरी कॉलेज। जैसे हमें पता है कि राजस्थान एलिफेंट्स का हैबिटेट नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि एलिफेंट्स को उनके बेस्ट हेल्थ में रखा जाए, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नितिन जी, क्यों वन विभाग ने ये इनिशिएटिव लिया हाथी गांव से जोड़ करके, ताकि हाथी गांव की फैसिलिटीज बता सकें कि जो क्रूरलिटी है हाथियों के खिलाफ वो कम से कम हो, और यहाँ पर कितने अच्छे माहौल में रखा है, ये एक मैसेज सब जगह जाए। पहले जो हाथी गांव नहीं था, जब पहले बाहर की तरफ था, जब इनकी कंडीशन हाथियों की इतनी अच्छी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया कि इनको एक पर्टिकुलर जगह दिया जाए जहाँ पर हाथी अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सके। तो यहाँ पर लगभग 82 एलिफेंट्स है यहाँ पर। देखिए, 68वें वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर हाथी गांव के अंदर हमने एक विजिट का आयोजन किया है, जिसके अंदर भावी पशु चिकित्सकों को हमने इनवाइट किया है वो, और उन्हें मौका दिया है कि वो करीब से देखें कि हाथी जो एक राजस्थान की शान है और पर्यटन के दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसके स्वास्थ्य और उसकी चिकित्सा के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण रूप से सोचना होगा। राजस्थान सरकार ने इस जगह को चुना हाथियों के लिए, और हाथी के लिए जो एनवायरनमेंट के लिए फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट द्वारा पूरी यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे रेंजर साहब ने बताया कि यहाँ पे अभी 82 हाथी प्रेजेंट में यहाँ पे निवास कर रहे हैं, जिनके अलग अलग बाड़े बना के रख रखे हैं। हर साल 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये वन्यजीव सप्ताह अभियान चलता है। इसमें कॉलेज, स्कूल वगैरह सब फ्री इनको जागरूक करने के लिए दिखाया जाता है। हाथी गाँव, बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़, झालानावाला सफारी, लेपर्ड वगैरह। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात उदयपुर की, जहां पर नवरात्र का उल्लास जोरों पर है। दुर्गाष्टमी पर अमरपुरा की खेड़ाखूंट माता के 1001 दीपक की महाआरती का आयोजन किया गया। इस आरती में आसपास के सैकड़ों लोग शामिल हुए और खेड़ाखूंट माता के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी ने ये जानकारी दी कि महाआरती में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे समेत कई प्रदेशों से भी लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। इस आरती के बाद भजन संध्या का भी आयोजन किया गया।
तो वहीं दुर्गाष्टमी के पावन मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में श्री जगदम्बे भवानी मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और हवन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सीएम अशोक गहलोत अपनी धर्मपत्नी सुनीता गहलोत, अपने बेटे वैभव गहलोत, उनकी धर्मपत्नी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने हवन भी किया और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। तो वहीं सचिन पायलट ने भी दुर्गाष्टमी के पावन मौके पर आमेर के शीला माता मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना की और माता के दर्शन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सचिन पायलट के साथ उनके प्रशंसक और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सचिन पायलट शीला माता मंदिर पहुंचे, माता के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली की कामना की, देश और प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना की है। तो वहीं 2 साल के अंतराल के बाद बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में चिर परिचित नवरात्र समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। शोभनीय और अति दर्शनीय होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से उत्थान का अनुभव करवाने वाले इस उत्सव में 82 देशों के करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। विशेष यज्ञ समारोहों में भाग लिया, जिनमें विश्व शांति और कल्याण के लिए चंडी यज्ञ भी किया गया। लोग होने के बावजूद तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो सपना आखिरकार पूरा हो गया है और इतने सालों के इंतजार के बाद रक्षा मंत्री की मौजूदगी में जोधपुर के एयरबेस पर देश को स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड मिल गया और ये वायुसेना में शामिल किया गया। रिपोर्ट देखिए। Weapons hot. Fire. भारत की अखंडता और सुरक्षा को लेकर नापाक मंसूबे रखने वालों की अब खैर नहीं। भारत के खिलाफ आंख उठाने से पहले दुश्मन को कई बार सोचना होगा। अगर उसने जरा भी नापाक हरकत करने की सोची तो उसे प्रचंड प्रहार झेलना होगा। शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन सर्वधर्म पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रचंड भारतीय वायुसेना को सौंपा। राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती जोधपुर में की जाएगी। आइए नजर डालते हैं प्रचंड की शक्ति पर, जिससे देश की सुरक्षा और बेहतर हो गई है। प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएल हमारी एयरफोर्स की रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। वायुसेना की प्रचंड शक्ति, कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर, लंबाई 51.10 फीट, ऊंचाई 15.5 फीट, वजन 5800 किलोग्राम, रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 पायलट बैठ सकते हैं। एक बार में 3 घंटे की उड़ान भर सकता है। मिसाइल या दूसरे हथियार लेकर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। 70 मिलीमीटर के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हैं। आगे 20 मिलीमीटर की गन है। ये गन 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है।
हवा से हवा, हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता, नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में सक्षम। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर कई परीक्षण में सफल। 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना को और 5 थल सेना को मिलेंगे। रडार से बचने की विशेषता, जोधपुर एयरबेस पर होगा तैनात। पश्चिमी सरहद को मिलेगी और अधिक मजबूती। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। देश में बने ये विमान हर मौसम और परिस्थिति में कारगर हैं। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया, जो कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने के सपने को आकार दे रहा है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और ये हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।